भून दिया गया। अजीज और आजम को जो है इन्फांटर के नाम पर कत्ल कर दिया गया। मेरे दिल की गहराइयों से आपकी जानिब से मैं इस्तकबाल करता हूँ। हट जाइए, सब हट जाइए, बीच में आने दीजिए। के साथ यहाँ पर ये रक्षापुरम से लेकर बाबा डेयरी तक 12 इंच की पानी की लाइन बिछाई गई। ये पानी की लाइन के अंदर अभी जो है जंक्शन बाकी है। इंशाअल्लाह जो है 2 से 3 महीने के अंदर जैसा ही जो है रियासत नगर रिजर्वायर को जो है चालू होगा तो इन जो है ये जो बिछाई गई पानी की लाइन के अंदर भी पानी आ जाएगा। तो इसके बाद यकीन के साथ मैं कह रहा हूँ, कम से कम बगैर मोटर के बगैर कोई चीज के फर्स्ट फ्लोर तक इंशाअल्लाह रेसिपिएंट के अंदर जो है ना बताइए। अभी आपको कहा डेवलप नहीं हुआ जितना डेवलपमेंट पर चंद्रान गुप्ता असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आपके और मेरे महबूब कैद की उसके साथ साथ ये बात कहूंगा, क्या बतलाइए। एक तो मैं आंध्र प्रदेश का कहा, एक तो आंध्र प्रदेश का कहा जो तशरीफ फरमा कायदीन मजलिस, सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और घरों में बैठकर सुनने वाली मेरी इज़्ज़त-ए-मान पर्दानशीन माँ और बहनों, हज़रात, आज का ये जलसा इंतखाबी है और 5 बरस में एक मरतबा इंतखाबात मुनक़्क़िद होते हैं और इंतखाबात में कई उम्मीदवार, कई सियासी जमातें आपके दरमियान में आती हैं और हर सियासी जमात और हर उम्मीदवार अपनी जमात और अपने उम्मीदवार की तारीफ व तायीद के बातें करता है और आवाम से यही बात कहता है कि वो अच्छा, उसकी जमात अच्छी, आप उसकी जमात के हक में वोट दें या उसके हक में वोट दें। लेकिन आज मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार बनकर आपके दरमियान में आया हूं, तो मैं हरगिज़ व क़तई ये बात नहीं कहूंगा कि मैं अच्छा, मेरी जमात अच्छी, आप मेरी जमात के हक में वोट दें। इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मेरी आपकी, हमारी सबकी जमात है और इस जमात को आपने, हमने, सबने मिलकर सैंचा है, सजाया है, संवारा है और बनाया है। तो आपको और हमको इस बात पे गौर और फिक्र करनी होगी कि ये जमात कैसे बनी, कैसे सजी, कैसे संवरी। इस जमात को बनाने के लिए 56 बरस लगे और यह जमात 50 बरस से ज़ायद तवील सफर को तय करती हुई आज इस मंजिल पे जहां खड़ी है, इस मंजिल तक पहुंचने के लिए काफी ईसार और कुर्बानियां दी हैं। तो इस जमात के कायदीन ने ही नहीं बल्कि
इस जमात से वाबस्ता हर फर्द, हर शख्स ने कुर्बानियां दी हैं, अब जाकर एक नुमाइंदा जमात बनी आपकी और एक मजबूत आवाज बनी आपकी। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का अहिया जब हुआ तो उस वक्त मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का अपना दफ्तर नहीं था। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी और मजलिस के जलसों में सुनने वाले नहीं हुआ करते थे। मजलिस के जलसों में कोई लाइट देने वाला नहीं होता था। मजलिस के जलसों को कोई स्टेज सजाने वाला नहीं होता था। मजलिस के स्टेज पर कोई बैठने वाला नहीं होता था और मजलिस के जलसों में सुनने वाले भी नहीं होते थे। लोग अपने दरवाजों और खिड़कियों से खौफ के आलम में देखते थे। तो ऐसे हालात में मजलिस का हिया हुआ तो लोगों ने यह भी कहा कि क्या जरूरत है मजलिस की, क्या जरूरत है। हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों की अपनी जमात की। लोगों ने यहां तक कहा कि पुलिस सेक्शन में लाखों कटे, क्या और कटाना मकसद है कि मजलिस बना रहे हैं। लेकिन मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का हिया जब हुआ तो ऐसे हालात थे कि खौफ और मायूसी का आलम था। मजलिस का हिया हुआ, मजलिस ने काम शुरू किया, जिद्दोजहद का आगाज किया, मेहनत की, कोशिश की और आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के जलसों में स्टेज सजे हैं, रोशनियां हैं, हजारों की तादाद है और आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की आवाज सिर्फ पुराने शहर हैदराबाद तक महदूद नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हर बड़े छोटे शहर, हर कस्बे, हर खरिया, हर गांव में जहां पर इंटरनेट है, कंप्यूटर है, आज मजलिस की आवाज सुनाई जाती है। और आज सारा हिंदुस्तान इस बात को तस्लीम करने, मानने और कबूल करने पर मजबूर हुआ है कि हमारी अपनी भी जमात होनी चाहिए, जरूरी है और लाजमी है। मजलिस ने जो बात 50 बरस पहले कही, हिंदुस्तान को समझने के लिए 50 बरस लगे, लेकिन मैं सलाम करता हूं हैदराबाद के मेरे भाइयों को कि आपने 50 बरस पहले ही मजलिस की आवाज पर लब्बैक कहा, मजलिस के साथ वाबस्ता हुए और हम जैसे खाइदीन को अपने दुआओं के जरिए, अपने इत्तेहाद के जरिए, अपनी ताकत के जरिए, अपने मशवरों के जरिए, अपने तनकीद के जरिए हमको एक मजबूत जमात बनाया और हम जैसे गुनहगारों को, कम उम्र नौजवानों को एक अच्छे कायद बनाने की सारी तरबियतें वो आपने दी है, आपके इत्तेहाद में दी। आज हमको ये सोचना है, समझना है कि आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अक़लियत 25 करोड़ मुसलमानों की एक आवाज बनकर उभर रही है, उनका गुस्सा बन के उभर रही है, उनका तर्जुमान बन के उभर रही है और उनके हाल दिल को बयान करने वाली जमात बन रही है। तो आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ और क्यों हुआ? इस वजह से हुआ कि हिंदुस्तान की आजादी की तारीख में हिंदुस्तान के हर कोने में फिसादात हुए, खून बहा, इज्जतें लुटी, इस्मतें लुटी, तबाही और बर्बादी हुई और उसके बाद कमीशंस बने, इंक्वायरीज हुए, लेकिन आज तक भी हमको इंसाफ नहीं मिला। चाहे वो बिहार का फिसाद हो या भागलपुर का फिसाद हो या भिवंडी का फिसाद हो या फिर लखनऊ का फिसाद हो या फिर मेरठ का फिसाद हो
या अलीगढ़ का फिसाद हो, या अजमेर का फिसाद हो, या बंबई का फिसाद हो, या अहमदाबाद का फिसाद हो, अरे 50,000 फिसादात हुए जहां पे कत्ल गारत गिरी हुई, आप बस्तियां जली, इस्मतें लुटी, आबरू लुटी, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। और यही नाइंसाफी थी जिसकी वजह से आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, हिंदुस्तान के सारे मुसलमान ये समझते हैं कि ये जमात हमारे हक के लिए लड़ेगी, हमको इंसाफ दिलाएगी, हमको हमारा हक दिलाएगी, हमारी आवाज बनेगी। और जिस तरीके से हुकूमत वक्त जो भी होती है आंध्रा में, मजलिस जैसे झुकाती है उनको, सारे हिंदुस्तान में भी मजलिस वक्त के हुक्मरानों को झुकाएगी ताकि हम आगे बढ़कर आकर हमारा हक ले सकें। ये एक उम्मीद है, ये एक आस है। आज हमको, अगर मैं फिसादात में हमारा आबादी का तनासुब देखिए और सरकारी मुलाजिमत में तनासुब देखिए कि घटते जा रहा है, चाहे वो पुलिस फोर्स हो, चाहे वो कोई भी महकमा हो, उसमें आज मुसलमानों को, अक़लियतों को, पसमानदा तबक़ात को, बैकवर्ड क्लासेस को जिस तरीके से नुमाइंदगी मिलनी चाहिए आज नहीं मिल रही है। और आप बताइए कि अगर मुलाजिमत में ये हाल है तो तालीम के ऊपर देखिए, सारे हिंदुस्तान में SC, ST, BC से भी पिछड़े हुए अगर कोई हैं तो वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान है जो तालीम में सबसे पीछे है। अगर ड्रॉप आउट्स देखते हैं तो सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट्स तालीम को तर्क करने वाले अगर किसी तबके में है अगर, तो वो सिर्फ और सिर्फ सबसे ज्यादा मुसलमानों के हिसाब में अगर आता है कि सबसे कम तनासुब है। ये बात मैं सिर्फ अपनी जबानी जमा खर्च के लिए नहीं कह रहा, बल्कि अगर हम गोपाल सिंह कमीशन की रिपोर्ट को उठाएंगे तो उसमें भी नजर आता है कि सबसे कमजोर अगर कोई है तालीमी मैदान में, माशी मैदान में, रोजगार के मैदान में, तो वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान है। और ये गोपाल सिंह कमीशन कब बना था? इंदिरा गांधी के दौर में बना। फिर उसके बाद में मनमोहन सिंह ने सच्चर कमेटी बनाई, तो सच्चर कमेटी ने क्या कहा? तालीम में, रोजगार में, माशी मैदान में SC, STs और BC से भी नीचे अगर कोई है तो वो मुसलमान है। सच्चर कमेटी को छोड़िए, रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट आई, उसने क्या कहा? वही कह रही है कि सबसे पिछड़े हुए कोई हैं तो वह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान है। और रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट कह रही है कि अगर किसी को रिजर्वेशन देना चाहिए तालीम के मैदान में या रोजगार के मैदान में तो वह अक़लियतों को देना चाहिए, मुसलमानों को देना चाहिए। आप बताइए कि ये सारी नाइंसाफियां की वजह से आज मुसलमान पिछड़ा हुआ है, कमजोर है। और इन नाइंसाफियों के लिए अगर कोई आवाज उठाता है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उठाती है। रोजगार में पिछड़े हुए हैं, माशी तौर पे कमजोर, तालीम में कमजोर, फिसादात में हम तबाह बर्बाद, उसके बाद जेलों में बरसा बरस से अगर कोई सड़ता है तो अफसोस वो भी मुसलमान ही होता है। बताइए आज हिंदुस्तान की कौन सी ऐसी जेल है जहां पे मुसलमान कैद के आलम में नहीं है? अरे तमिलनाडु की जेलों में मुझे फोन आए तमिलनाडु से, और वहां के लोगों ने कहा कि अकबर भाई, तमिलनाडु में सौओं की तादाद में बच्चे 10-10, 15-15 बरस से जेलों में हैं, उनको जमानत नहीं हो रही है। राजस्थान से फोन आए कि बच्चे राजस्थान की जेल में हैं,
मध्य प्रदेश से आए वहां के जेल में है, गुजरात में हमारे बच्चे, यहां से बच्चों को उठाकर ले जाया गया। अरे हालिया अरसे में आपने देखा कि एक मदरसे के मुदर्रिस और बड़े आलिम दीन खवी साहब को मलकपेट से उठाकर गुजरात की जेल में ले जाया गया। आप बताओ मेरे भाई, ये सारी नाइंसाफियां होती हैं और इन नाइंसाफी पर हम आवाज उठाते हैं तो हमारी आवाज को दबाने की कोशिशें की जाती हैं। अरे आप बताओ कि नाइंसाफियां कैसी हैं कि सिर्फ इन शोबे में जिनमें मैं निशानदेही की, यहीं पर नाइंसाफियां नहीं हुई। आप बताओ, बाबरी मस्जिद की शहादत से पहले हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को तयख्खुन दिया गया कि मस्जिद की हिफाजत की जाएगी। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदलिया सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा डाला गया कि बाबरी मस्जिद की हिफाजत की जाएगी। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल में कहा गया कि मस्जिद की किसी भी सूरत हिफाजत की जाएगी। अरे यहां नौजवान हैं, क्या आपने इंटरनेट पे कोबरा पोस्ट देखा है? नहीं देखा है तो जाकर देखो। कोबरा पोस्ट जो है उसमें किस तरीके से मंसूबा बनाया गया, किस तरीके से ट्रेनिंग दी गई, किस तरीके से मस्जिद को गिराने की साजिश रचाई गई, वो सारी चीजों के इंकिशाफात हैं उसमें। अरे तयख्खुन दिया गया पार्लियामेंट को, सुप्रीम कोर्ट को, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल को। हिंदुस्तान का वजीर आजम तयख्खुन देता है, उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर लिखकर दस्तखत करके हलफनामा दाखिल करता है और बाबरी मस्जिद शहीद हुई। शहादत के बाद एहतजाज करने वाले सरों और सीनों पे गोलियां, वो भी हमारे नसीब में। उसके बाद ताड़ा के नाम पर हजारों बच्चों की गिरफ्तारी, वो भी हमारे बच्चे। फिर बंबई, गुजरात और सूरत में नस्लकशी का फिसाद, वो भी हमारे बस्तियों को उजाड़ने के लिए। अरे ना सिर्फ वो, हम उससे उभर कर निकल कर अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहे थे कि फिर 2002 में गुजरात के फिसादात, गुजरात के भयानक फिसादात। कैसे फिसादात? इज्जतें लुटी, इस्मतें लुटी, बस्तियां जली, बच्चे यतीम हुए, बूढ़े माँ बाप के खानों पे नौजवान बेटों की मैयत का बोझ डाल दिया गया, एसिड फेंका गया, पेट्रोल फेंका गया। अरे जो लोग समझे कि एक साबिक रुकने पार्लियामेंट के घर में जाके पनाह लेंगे, एहसान जाफरी के घर में, तो हमारी जान बच जाएगी, तो लोग एहसान जाफरी के घर में गए तो एहसान जाफरी के टुकड़े कर दिए और उनके घर में पनाह लेने वालों को जिंदा जला दिया गया। न सिर्फ वो, बेस्ट बेकरी का क्या हुआ, किस दरिंदगी के साथ कैसे फिसादात हुए, वो फिसादात खत्म हुए। उसके बाद सिलसिला चलता रहा और फिर आसाम में बोडुओं ने गोलियां चलाई हिंदुस्तानी मुसलमानों के बस्तियों पर। अरे हमारे घर से अगर कोई पटाखा निकल जाए तो पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। वहां गोलियां चलाई गई, लेकिन क्या एक्शन लिया गया? 1.5 लाख से ज्यादा 3 लाख मुसलमान आसाम के रिलीफ कैंपों में जिंदगी गुजारने पे मजबूर हो गए। आसाम खत्म नहीं हुआ, मुजफ्फरनगर का फिसाद हुआ। मुजफ्फरनगर का फिसाद कैसे? मुजफ्फरनगर का फिसाद कैसे नौजवानों? अरे इस्मत लुट रही है तो औरत भाग के मुखिया के घर में गई, सरपंच के पास गई कि सरपंच साहब मेरी इज्जत बचाओ, लोग लूटने आ रहे हैं। तो सरपंच दरवाजा बंद कर देता है और अंदर भेज देता है लोगों को, जाओ वहां एक औरत है, और वहां पर बाजा बजाया जाता है और 25-50 लोग बैठ जाते हैं और फिर 8-10 दरिंदे मिलके हमारी मां बहन की इज्जत को लोच लोच कर लूटते जाते हैं, लूटते जाते हैं। खेतों में भगा भगा कर हमारी मां और बहनों की इस्मत और आबरू को लूटा गया। भागते गए, निकल गए रिलीफ कैंपों में, आकर जिंदगी गुजारने पे मजबूर हो गए।
अरे ये सब हालात मैं आपके सामने रख रहा हूं, तो क्यों रख रहा हूं? अगर कोई ये सवाल करता है कि 50 बरस में मजलिस क्या करी या क्या कर सकती है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, मजलिस और आपका इत्तेहाद इतनी ताकत रखता है कि कोई माई के लाल की हिम्मत नहीं है आसाम या गुजरात हैदराबाद में करने की। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो गुजरात का रिपीटेशन करने की सोचे भी हैदराबाद में, या आसाम बनाने की सोचे, या मुजफ्फरनगर बनाने का सोचे। क्यों? कि आपका इत्तेहाद है, आपकी ताकत है, आपकी जमात है, और आपके खादिम हम जैसे लोग हैं। और आज उत्तर प्रदेश में क्या आपको मालूम कितने मुसलमान एमएलए हैं? आपको मालूम कितने मुसलमान हैं? उत्तर प्रदेश की असेंबली में 60 से जायद मुसलमान एमएलए हैं। 60 हैं और 200% हो गए। 60 में से एक भी मुंह नहीं खोला, एक भी नहीं लड़ा। मैं उनके लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह उनको हिम्मत दे। इसलिए कहते हैं कि तादाद मायने नहीं रखती, जज्बा मायने रखता है, हिम्मत मायने रखता है। वहां 60 है लेकिन मुंह बंद है, यहां 7 है तो 254 हमारे सामने झुकने पर मजबूर हो जाते हैं। क्या ये हकीकत नहीं है कि अकबर ओवैसी जब असेंबली में खड़े होता है तो कोई मां का जना हमारे सामने खड़े नहीं रह सकता? क्या ये चंद्रायन गुट्टे की आवाम की कामयाबी नहीं है कि मक्का मस्जिद के बेकसूर बच्चों को माफी दिलवाई? तो ये आपका एमएलए असेंबली में खड़े होकर माफी दिलवाया, चीफ मिनिस्टर को माफी मांगनी पड़ी। क्या ये कारनामा नहीं? आप बताओ कि आज हमारे बच्चे जो मेरिटोरियस हैं, काबिल हैं, पढ़ते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन माशी तौर पे कमजोर हैं, उनके वालिदैन के पास पैसा नहीं है, तो मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की इमारतों को हसरत भरी नजरों से देखते रहते थे कि हम भी कभी इन इदारों में क्या पढ़ सकते हैं, क्या कभी हम इन इदारों में पढ़ेंगे। अरे आज बताओ, हिंदुस्तान में कहीं पर भी माइनॉरिटी स्कॉलरशिप और रियम्बर्समेंट नहीं है सिवाय आंध्र प्रदेश के। 238 करोड़ रुपया बच्चों के फीस हुकूमत अदा करती है सालाना। एक गरीब का बच्चा, एक रक्शे वाले का बच्चा, एक बंडी वाले की बच्ची, एक तरकारी वाले की बच्ची, एक टेलर का बच्चा जो हसरत भरी नजरों से सिर्फ ख्वाब देखता था, अरे आज हमारी नुमाइंदगी की वजह से आज उसका ख्वाब हकीकत में तब्दील हो रहा है। मेरिट में सीट आती है, दाखिला मिलता है और हुकूमत फीस अदा करती है। ये किसका कारनामा है? अरे मैंने खड़े होकर असेंबली में कहा था, रेड्डी साहब आप में और मोदी में कोई फर्क नहीं है। तो राजशेखर रेड्डी उठ के बोले, अकबर मुझे मोदी से मिला रहे हैं। मैंने कहा रेड्डी साहब आप देखो, बीसी को 10,000, मुसलमान को 1,000, एससी को 20,000, मुसलमान को 1,500, अरे उनको 5,000, हमारे को 50 रुपये, क्या ये इंसाफ है? तो बोले अकबर सही है। मैंने कहा अगर रेड्डी साहब आप में मोदी में फर्क है तो जो स्कॉलरशिप उनकी है मुसलमानों की भी उसके बराबर कर दो, और बता दो मैंने कहा तो वो गलत है कि आप मोदी नहीं हैं। फंस गए, उठे और कहा कि मैं ऐलान करता हूं कि मुसलमानों को स्कॉलरशिप दी जाएगी तो ऑन पार विद बीसी, एससी एंड एसटीज। ये कितना बड़ा कारनामा! अरे मैं कहूंगा मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा अगर कोई कारनामा है तो वो यही कारनामा है कि गरीब के बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए अल्लाह ने मुझसे काम लिया। क्या महाराष्ट्र में है? क्या कर्नाटक में है स्कॉलरशिप? क्या आसाम में है? क्या बंगाल में है? नहीं है मेरे भाई, कहीं नहीं है सिवाय रियासत आंध्र प्रदेश के।
और आज अक़लियतों का बजट कितना है। मैं जब एमएलए बना पहली वक्त, जब फ्लोर लीडर बना पहली वक्त, जब माइनॉरिटी का बजट 32 करोड़ था और आज कितना है 1026 करोड़। अरे ये कैसे मुमकिन हुआ? अरे नुमाइंदगी की वजह से, हमारी मौजूदगी की वजह से। अगर आवाज उठाने वाला कोई नहीं होगा तो बाप को बाप नहीं बोलने वाले हमको बाप बोलते हैं। अरे आप समझो, ये सारी बातें मैं क्यों बता रहा हूं। औकाफी जायदादें 5 बरस में मजलिस ने क्या किया? अनीसुल गुरबा 1977 में हाईकोर्ट का जजमेंट आया, वक्फ की जायदाद है लेकिन हिंदू एंडोमेंट के पास थी, कोई नहीं, किसी को नहीं मालूम। मैं लड़कर अनीसुल गुरबा को वक्फ बोर्ड के हवाले करवाया। वो छोड़िए, बेगमपेट टास्क फोर्स की ऑफिस, पुलिस वाले मौजूद, छोड़ते ही नहीं, हर कोई नाकाम हो गए। असेंबली में बहस हुई तो कहा कि अगर अब पुलिस अगर बेगमपेट टास्क फोर्स खाली नहीं करेगी तो अकबरुद्दीन ओवैसी इस्तीफा देकर चले जाएगा। अपना इस्तीफा लिख के फेंक कर निकल गया तो सब मेरे पीछे भाग कर आए, बोले अकबर साहब इस्तीफा वापस लो, हम आपकी जमीन आपके हवाले कर देते हैं। टास्क फोर्स ऑफिस की जमीन, यहां खड़े हैं लोग जो कमेटी बनाए हैं तदफीन के लिए, ये ओवैसी हॉस्पिटल के पीछे फकीर मुल्ला कुरमन घाट में 1200 एकड़ है आराजी वक्फ की, जो डिफेंस के कब्जे में है और जो सरकारी महकमे जात के कब्जे में है। आज पुराने शहर में हमारे को घर बनाने के लिए जमीन है लेकिन मरने के बाद दफन होने के लिए जमीन नहीं है। आज मुकदमा हम लड़ रहे हैं, बैठे हैं यहां, खड़े हैं लोग, पूरे वकील से मिलाकर उनको दिया हो कि 1200 एकड़ में 100 एकड़ नहीं, कम से कम 50 एकड़ फिलहाल दे दो, हम वहां पे हमारे लोगों के मौत पर तदफीन करना चाहते हैं। क्योंकि हर जगह कोई मरता है तो वो भी एक गरीब पर बोझ है। खबर के लिए 10,000 दो, कफन के लिए दो, फातिहा के लिए दियो, मरे तो भी उसके बाद में खर्चा है गरीब के लिए। आज वो मरने वाले गरीब को, उसके अफराद खानदान पर कोई बोझ ना हो, उसके तदफीन के इंतजाम और खबरस्तान का इंतजाम आज मजलिस वो भी काम कर रही है। आप बताइए, 85 एकड़ हज़रत बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी की जमीन मिली, कौन लाए? अरे मैं लेकर आया लड़कर। 85 एकड़ औकाफी जायदाद होंगे। आज लोग कहते हैं कि चंद्रायन गुट्टे में तरक्याती काम क्या हुए? 17 ओवरहेड टैंक्स बने पानी के, जिसमें से 7 टाकियां चंद्रायन गुट्टे में है। 4 सब स्टेशन बने इलेक्ट्रिकल सिटी के चंद्रायन गुट्टे में। गाजी मिल्लत में बड़ा सब स्टेशन बना 33 केवी का। अब मिधानी के बस स्टैंड के पीछे आ रहा है 60 केवी का सब स्टेशन। मिधानी बस डिपो बना, आप देखें कैसे बना वहां पर। वो छोड़िए, आपके इस बस्ती से थोड़े आगे दूर पर साउथ जोन का सरदार महल का बल्दिया का दफ्तर 12 करोड़ के सरफे से बन रहा है। सरदार महल यहां आ जाएगा। नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन, वो भी आज इमारत बन चुकी है बड़ी। उसमें क्या है, अगर नौजवान बेरोजगार है तो उसको हुनर सिखाया जाता है। हुनर जब तक सीखता है, रोजाना उसको दोपहर का खाना दिया जाता है और उसके बाद कोर्स कंप्लीट होता है तो सर्टिफिकेट दिया जाता है, टूल किट दिया जाता है और 8,000 से लेकर 20,000, 25,000 और 30,000 की नौकरियों पर भी लगाया जाता है। नैक का सेंटर आया, किराए की बिल्डिंग में लिए, बाद में बोले नहीं हम उठा लेते हैं, हम किराया नहीं दे सकते। मैंने अपना मदरसा, अपना स्कूल जमाल कॉलोनी में जो है
उसके 2 मंजिलें नैक को दे दिया। मैंने कहा कि मत जाओ, यहां पर चलाओ, जो किराया था वो भी मत दो, फ्री में पढ़ाओ। बोले उसके बाद अच्छी बात है, फिर बोले हमारे पास टूल्स नहीं है, हमारे पास असातिज़ा नहीं है। मैंने कहा टूल होना मैं दिलाऊंगा, असातिज़ा की तनख्वाह मैं दूंगा, तुम मेरे बच्चों को पढ़ाओ, उनको नौकरियां दे दो, बस यही काफी है। अल्हम्दुलिल्लाह जमाल कॉलोनी के नैक के सेंटर से अब तक करीब 1200 पुराने शहर के बच्चों को 10,000, 20,000, 25,000 की नौकरियां हासिल हुई। आज लोग बोलते क्या करें, ट्रांसफार्मर खराब होता है, रगड़ा को जाता है रिपेयर के लिए। आज ट्रांसफार्मर रिपेयर शेड बल्लागुड़े में, चंद्रायनगुट्टे हलके में इन 5 वर्ष में 8,500 घर बने जो गरीबों में तकसीम हुए। एक सर्विसमैन कॉलोनी में 350 घर, बल्लागुड़े में करीब 3,000 घर, और फिर गाजी मिल्लत के सामने करीब 48 घर और भी दूसरे घर। आप बताओ, बल्लागुड़े में स्पोर्ट्स स्टेडियम बन रहा है नौजवान बच्चों के लिए स्टेडियम 16 करोड़ रुपए की लागत से, क्रिकेट स्टेडियम, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब का स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, शटल बैडमिंटन, स्विमिंग पूल, और उसके बाद ज़ईफ और वो लोग जिनको वॉकिंग का शौक है उनको स्टेडियम के बाहर वॉकर्स पाथ और वॉकर्स ट्रैक भी बनाया जा रहा है। और उसके बाद यूजी से लेकर पीजी तालीम का अगर कहीं पर इंतजाम है तो चंद्रायनगुट्टा हल्के असेंबली में है। आप बताइए कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हल्के में हैं। अगर एमएलए खराब होता, एमएलए अगर बदमाश होता, सताने वाला होता, पैसा खाने वाला होता, तो फिर ये सब नहीं बनते मेरे भाई। कितने इंजीनियरिंग कॉलेज है, मुगल कॉलेज है, अरोरा कॉलेज है, महावीर कॉलेज है, इस्लामिया कॉलेज है, ग्रीन फोर्ट कॉलेज है, खरमोशी साहब का कॉलेज है, दक्कन मेडिकल कॉलेज है, दक्कन कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, दक्कन कॉलेज ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, दक्कन कॉलेज ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन है। आप बताइए, तो आप बोलेंगे भाई है सब, हमारे कितने बच्चे? मेरे पास फेरिस्त थे आपके इस मोहल्ले के कितने बच्चे हैं, नाम के साथ हैं, गुलशन इकबाल, नसीब नगर, और यहां के पढ़ने वाले बहरहाल 5 बरस में 30 बच्चे और बच्चियां हल्के असेंबली चंद्रायनगुट्टे के हैं जो दक्कन मेडिकल कॉलेज में ज़ेर तालीम है। ये इतने इंजीनियरिंग कॉलेज में 5 बरस में 150 से जायद इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स निकले हैं तो हल्के असेंबली चंद्रायनगुट्टे से। दवाखाने, ये उपगुड़ा डिवीजन में 2 सरकारी दवाखाने और पूरे चंद्रायनगुट्टे में करीब 14 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, बड़े दवाखाने। उसके अलावा 50 से जायद सरकारी प्राइमरी और हाई स्कूल के मदारस हैं यहां पर। और अगर प्राइवेट स्कूल ले लें तो सारे पुराने शहर के हल्के असेंबली में सबसे ज्यादा प्राइवेट स्कूल अगर किसी हल्के में है तो वो चंद्रायनगुट्टा हल्के असेंबली में है, जहां पर गवर्नमेंट और प्राइमरी स्कूल में आपको सुनकर हैरत होगी कि 45,000 गरीब मुसलमान बच्चे चंद्रायनगुट्टे हल्के में मुख्तलिफ स्कूलों में पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद पूछते हैं कि क्या किया। उर्दू रेजिडेंशियल स्कूल गाजी मिल्लत में 10 करोड़। जूनियर कॉलेज फलकनुमा, कहां पर? फलकनुमा जूनियर कॉलेज में। फलकनुमा जूनियर कॉलेज की ड्राइंग बनी है, अगर आप वो ड्राइंग को देखेंगे तो सिटी कॉलेज की खूबसूरती कम दिखेगी उस फलकनुमा जूनियर कॉलेज में जहां पे कॉलेज बन रहा है उसकी खूबसूरती के सामने। अरे आज
इतना सब कुछ, इतना काम, असरा दवाखाना 5 बरस पहले 150 बिस्तर का दवाखाना, आज असरा दवाखाना 1200 बिस्तर का हो गया है। 10 रुपये में दुनिया में कहीं पर देखते क्या? बताइए। आपके मोहल्ले में डॉक्टर साहब अगर कोई बैठते हैं वो कितने लेते हैं बताइए? 10 रुपये में भाई। डायलिसिस 500 रुपये में, एंजियोग्राम 4,500 में, एंजियोप्लास्टी 25,000 में, सिजेरियन 1200 में, नॉर्मल डिलीवरी 550 रुपये में, बेड चार्जेस 10 रुपये। अरे बताओ, दुनिया का कौन सा ऐसा दवाखाना है जो इतना सस्ता है? रोजाना 1200 से 1500 की आउट पेशेंट ओपी होती है असरा में। अरे किसकी वजह से? आपके इत्तेहाद, आपकी जमात, मजलिस की वजह से। आज बोलते हैं मजलिस क्या करी? यहां है मेरे सामने सैयदा खैरुन्निसा, डॉटर ऑफ सैयद मुजीबुद्दीन, इंदिरा नगर फिसल बंडा। शेर खान हाफिज बाबा नगर, सन ऑफ मोहम्मद उस्मान, सन ऑफ शेर खान, हाफिज बाबा नगर के रहने वाले। सुमैया तौसीफ, डॉटर ऑफ मोहम्मद मेहताब अली, फतेह शाह नगर ईदी बाजार की रहने वाली। तैनियत कौसर, फतेह शाह नगर की रहने वाली। आफिया मोईद सबरीन, डॉटर ऑफ अब्दुल मोईद, यूसुफैन कॉलोनी की। यूसुफैन कॉलोनी की, ये यूसुफैन कॉलोनी है ना? आफिया मोईद सबरीन, डॉटर ऑफ अब्दुल मोईद। मैं सलाम करता हूं उस बच्ची को कि पुराने शहर से आज मेडिकल की तालीम हासिल कर रही है। इस महल्ले से जहां से मैं खड़ा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आरिफ उन्निसा, डॉटर ऑफ अब्दुल रज़्ज़ाक, जीएम कॉलोनी, चंद्रानगुट्टा। सना समरीन, मोहम्मद अब्दुल खादर, रक्षापुरम कॉलोनी। सैयदा आसिया फौजिया, सैयद सहबतुल्लाह, फतेह शाह नगर ईदी बाजार। आमेना बेगम, डॉटर ऑफ खादर शरीफ, रजा नगर ईदी बाजार। रुमेसा खान, डॉटर ऑफ मोहम्मद जियाउद्दीन खान, अकबर नगर कॉलोनी ईदी बाजार। फिर कहकशा, डॉटर ऑफ मोहम्मद बशीर अहमद, जीएम कॉलोनी, चंद्रानगुट्टा। इस्मत फातिमा, ख्वाजा सईदुद्दीन, फातिमा नगर, DRDL। शोएब अहमद, एम.ए. खलील, इंदिरा नगर फिसल बंडा। शोएब अहमद सैयद अहमदुल्लाह, वालिद का नाम, फलकनुमा जंगममेट से। अदीना मेहर, गुलशन इकबाल कॉलोनी, डॉटर ऑफ शेख मेहर। और उसके मोहम्मद सज्जाद अली खान, सन ऑफ सिकंदर अली खान, जंगममेट फलकनुमा। और एक फलकनुमा वखार उन्नीसा। और सैयद नफीस उन्नीसा, डॉटर ऑफ इनायत हुसैन, कंचन बाग। अरे आप बताओ मेरे भाई, क्या हमारे बस्तियों के बच्चे डॉक्टर नहीं बन रहे? अरे इल्जाम लगाने वालों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुमने क्या किया, क्या दिया? अरे जो मर गए उनके बारे में भी नहीं कहूंगा, लेकिन जो थे वो तो इस हलके में जमीनात को बेचकर, लूटकर अपना जेब भर कर गए। अकबरुद्दीन ओवैसी एक जमीन, 1 इंच जमीन नहीं बेचा। अरे कुरान उठा के कसम खा सकता हूं कि अपनी सियासी जिंदगी में 1 पैसा हराम नहीं खाया गया, हल्के से 1 पैसा नहीं। फूलबाग में 7 मंजिला इमारत, क्या आप लोग जाकर देखें? अरे जाकर देखो मेरे भाई, उस इमारत को देखो। वो मेरे ख्वाबों की इमारत है, वो मेरे उम्मीद की इमारत है, वो मेरे दिल के धड़कनों से बनने वाली इमारत है, मेरे खून और पसीने से बनाई गई इमारत है, और आपके इत्तेहाद की इमारत है जिसमें हजारों बच्चे तालीम हासिल करेंगे। बाबा नगर को जाकर देखिए, 1 करोड़ 3 लाख रुपए में सिर्फ जमीन मैंने खरीदी और 4 मंजिला स्लैब पड़ चुका है। 4 मंजिला स्लैब पड़ चुका है। जमाल कॉलोनी में 7 मंजिला इमारत, तालाब कट्टे में 7 मंजिला इमारत। 5,500 बच्चे आज
अकबरुद्दीन ओवैसी के कफालत में ज़ैर तालीम है। अरे तुम एक बच्चे को पढ़ाए, बता दो, मैं इंतखाबात से दस्तबरदार हो जाऊंगा। सिर्फ इल्जाम, माफ करना मेरे भाई, आज मेरे खिताबत का अंदाज कुछ अलग ही है। शायद पसंद ना आए नौजवानों को, लेकिन बाज मर्तबा ऐसे भी बोलने दो, ऐसा भी सुना करो। और एक एक इमारत पे 5 करोड़ रुपया लगा, जमीन और बिल्डिंग। 15 बरस में अकबरुद्दीन ओवैसी ने 25 करोड़ रुपया अपना जेब का इस हल्के को दिया, अपना पसीना दिया, और जब जरूरत पड़ी तो गोलियां खाकर जख्मों के हालत में अपना खून इस जमीन को भिगोया, इस जमीन के नजराने भी कर दिया। अरे मेरा क्या कसूर था, मेरा क्या कसूर था? जवानी में ज़ईफों जैसे बना दिया उन लोगों ने मुझे। रात में सो नहीं सकता, इस तरफ करवट सोऊं तो इधर उधर होता है, इधर पलटता हूं तो यहां गोली दर्द देती है। कुछ खाना चाहूं तो खा नहीं सकता, पानी पीना चाहूं तो पी नहीं सकता। अरे मेरा क्या कसूर था? अरे सिर्फ यही कसूर था कि गरीबों को घर बनाने के लिए जमीन को बचाने निकला था। क्या कसूर था मेरा? अरे तड़पता रहा, 1.5 साल तक बिस्तर पे रहा, पैरों में छाले आ गए, उठ नहीं सकता था, लेकिन हिम्मत नहीं हारा। और आज भी जब भी सोता हूं तो यही सोचकर सोता हूं, यही दुआ करके सोता हूं, और उठता हूं तो यही सोचकर दुआ करके उठता हूं कि ऐ अल्लाह, वो क्या काम है जो तू मुझसे लेना चाहता है? क्या मकसद है जिसके लिए तूने हयात दी है? वो मुझको बता दे, वो मुझे दिखा दे। हर मिलने वाले से ये सोचकर मिलता हूं कि शायद इससे मिलना था, इसलिए अल्लाह ने जिंदा रखा। काम वाले को काम करता हूं, शायद ये काम था इसके लिए करा। और आज आपके दरमियान में हूं तब भी यही सोच रहा हूं कि शायद आज की ये तकरीर करनी थी, आपसे मुलाकात करना था, आपको सुनना था, इसलिए अल्लाह ने मुझे हयात दी। नहीं मालूम वो क्या काम है जो अल्लाह मुझसे लेना चाहता है, लेकिन ये जरूर कहूंगा, ऐ यूसुफैन कॉलोनी के मेरे प्यारे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, मेरी खवातीन माँ और बहनों, मेरे दर्द को कोई नहीं समझ सकता जितना जितना एक माँ और एक बहन समझ सकती है इस पेट के दर्द को। 5 बरस बड़ी तकलीफ के गुजरे, 1.5 बरस तो बिस्तर पे रहा, 2 महीने नहीं हुए बिस्तर से उठ के तो जेल में डाल दिया। जेल में था 40 दिन, सर्दी थी, ओढ़ने को कुछ नहीं दिया, बिस्तर नहीं दिया, पलंग नहीं दिया, चादर दे दी, या ये बिछा लो या ये ओढ़ लो, नहाने को गर्म पानी नहीं दिया, खाना नहीं दिया। ऐसी तकलीफ 5 दिन आदिलाबाद की पुलिस कस्टडी में लेती है, और ऐसे ऐसे सवालात करी कि अगर कोई इज्जतदार आदमी होता तो वो उनके उन सवालात के घेरे में आकर अपने आप से टूट जाता। अरे मैं टूटा नहीं, परेशान नहीं हुआ, क्यों? कि यही समझा कि शायद ये काम था जो अल्लाह मुझसे लेना चाहता था। अरे आज लोग अगर अकबर ओवैसी की तहरीर को नहीं पसंद करते तो ऐ बीजेपी वालों, ऐ आरएसएस वालों, ऐ संघ परिवार वालों, अरे ये दिल का जला है, नाइंसाफी का शिकार है, गुस्सा है। अगर तुमको मेरा गुस्सा पसंद नहीं,
तुमको मेरी आवाज पसंद नहीं, तुमको मेरी तहरीर पसंद नहीं, तुमको मेरे जुमले पसंद नहीं, तुमको मेरी सूरत पसंद नहीं, तो फिर तुम मुझको इंसाफ दे दो, मेरी बाबरी मस्जिद को बना दो, मेरे बच्चों को यतीम हुए उनको इंसाफ दे दो, मेरी माँ और मैं इनकी उल्टी हुई इस्मत पर इज्जत की चादर डाल दो, मुझे दूसरे दर्जे का शहरी के नजर से देखना छोड़ दो, तो खुद ब खुद मेरी आवाज बंद हो जाएगी। और अगर कोई समझता है कि अकबर ओवैसी डर जाएगा, अरे अकबर ओवैसी नहीं रहा। अब अकबर ओवैसी इस मजमे का गुरूर है और कभी यह गुरूर नहीं झुकेगा। अकबरुद्दीन ओवैसी का सर सूली पे लटकने तैयार है, लेकिन खुदा की कसम झुकने तैयार नहीं है। यह सर सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है। और आज ये लोग समझ रहे हैं कि जेल में डाले कमजोर हो जाएंगे। अरे हिंदुस्तान वालों और हिंदुस्तान के फिरका परस्त वालों, अकबरुद्दीन ओवैसी लंदन से एयरपोर्ट से आया तो डर के आलम में आया, मुस्कुराते हुए आया। अल्हम्दुलिल्लाह लोग बोले मुझे, अकबर भाई क्या खूब दिख भी रहे थे आप। और टीवी वाले बोले लुक एट हिम स्माइलिंग, व्हाई इज ही स्माइलिंग। अरे आज तक ये होता था, वो काटते थे हम कटते थे, वो जलाते थे हम जलते थे, वो लूटते थे हम लुटते थे, वो हमको जो चाहे बोलते थे हम सुनते थे। उनको सुनाने की आदत थी, लेकिन अकबर ओवैसी ने सुनाने वालों से कहा कि खामोश बैठ और अब मैं बोलूंगा और तू सुनने लग। और हमने बताया कि हमारी हलक में भी जबान है, हम गूंगे नहीं हैं। एक बोलेंगे तो 1000 बोलूंगा मैं, और यही कहूंगा इब्तिदाई इश्क है, आगे आगे देखो होता है क्या। बाबा शुरुआत पे इतना परेशान, जारी रहेगा तो क्या होगा। अरे आज चंद्रायन गुट्टे के दिलों को, चंद्रायन गुट्टे के दिमागों को अकबर ओवैसी ने फतेह किया है। आज वादा करता है कि 5 बरस के अंदर हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों के दिलों को भी जीत कर आएगा, इंशाअल्लाह जीत कर आएगा। आज नरेंद्र मोदी बन जा रहा है। नरेंद्र मोदी अलेक्जेंडर की तारीख नहीं मालूम, महात्मा गांधी का नाम नहीं मालूम, शरीके हयात के कितने खाते हैं नहीं मालूम, कितने अकाउंट से बैंक के नहीं मालूम, कितना पैसा है नहीं मालूम, तो क्या मालूम बाबा। क्यों वजीर आजम को उम्मीदवार बना। अरे मेरी बात को याद रखो, वो बाबरी मस्जिद को टूटकर दिल्ली के तख्त पर बैठ गए और आज नरेंद्र मोदी गुजरात को जलाकर हिंदुस्तान का वजीर आजम बन रहा है। अगर गुजरात के शोलों को, गुजरात के कत्ल को, गुजरात के गारतगरी को हटा दे तो मोदी के पास क्या है। और ये लोग मुजफ्फरनगर के फिसाद वालों को तहनीयत देते हैं। आगरा में बीजेपी के एमएलए जो फिसाद भड़का है उनको तहनीयत, शाल पोशी, ताजपोशी। मेरे भाई उनकी ताजपोशी शालपोशी करे ना। अब आपको भी 30 तारीख को अकबरुद्दीन ओवैसी का इंतखाम लेना होगा, और वो इंतकाम क्या इंतकाम है? जमहूरी इंतकाम है, दस्तूरी इंतकाम है, दायरे कानून का इंतकाम है, अपने वोट का इम्तिहान है, उसके जरिए लेना है। आज नरेंद्र मोदी कहते हैं पहले शौचालय बाद में देवालय। नरेंद्र मोदी को वोट देने वालों से मैं पूछूंगा, शौचालय बनाने वाले को वोट देंगे? ठीक है नरेंद्र मोदी, तू शौचालय बनाना चाहता है, शौचालय बनाना अगर उसका नसीब है, मुस्तकबिल है,
तो बनाता रहे शौचालय, बनाते रहे शौचालय। तुझ में हिम्मत नहीं, मुझ में हिम्मत है। मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी शौचालय बनाते रहेगा, बनाते रहे। अकबरुद्दीन ओवैसी दस्तूरी जिद्दोजहद, कानूनी जिद्दोजहद, दस्तूरी दायरे में रहकर, कानूनी दायरे में रहकर, जमहूरी दायरे में रहकर बाबरी मस्जिद को उसी मुकाम पर बना के रहेगा, बना के रहेगा। हम बनाएंगे। और भी बहुत हैं बातें कहने की, अभी तो शुरुआत हुई है। कल कहां है जलसा? जंगमेट में भाई, बाकी तकरीर जंगमेट में करेंगे इंशाल्लाह। आ रहे ना? खैर, अभी 5 मिनट है। अभी 5 मिनट है अभी। अरे सिर्फ 5 मिनट में एक ही बात कहूंगा, अगर बीजेपी, संघ परिवार, आरएसएस, बजरंग दल और हिंदुत्व की ताकतें, हिंदू राष्ट्र का ख्वाब रखने वाले अगर ये समझ रहे हैं कि मोदी आ जाएगा तो मुसलमान परेशान हो जाएगा, एक नहीं 1000 ऐसे मोदी का मुकाबला कर सकते हैं, कुछ हमारा लेकिन एक बात कहूंगा, नरेंद्र मोदी के जीतने से मुसलमानों से ज्यादा नुकसान हिंदुस्तान के पसमानदा तबकात, बैकवर्ड क्लासेस, पिछड़े हुए तबकात का है। ये लोग हिंदू शास्त्र पर हिंदुत्व की बुनियाद रखना चाहते हैं और ये लोग चाहते हैं कि मसावात, वो अनटचेबिलिटी जो महात्मा गांधी ने खत्म की थी, वो इसको फिर ला देंगे। खैर, बहरहाल बातें बहुत हैं, कहना बहुत कुछ है, अभी तो शुरुआत हुई है। इंशाल्लाह आगे आगे देखिए और क्या क्या होगा। अभी तो बहुत बोलना है, मगर आपसे कहूंगा कि एक एक वोट आपका अहमियत का हामिल है। आप नहीं, अकबरुद्दीन ओवैसी खुशफहमी में जीने वाले का नाम नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी मेहनत कर रहा है और अगर आज मैं हर दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूं तो खुदा की कसम वोट के लिए नहीं, अल्लाह जानता है, हर उस मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी माँ के और वालिद के घर पर दस्तक दे रहा हूं, इसलिए क्योंकि इन्होंने मेरे हक में दुआ की और इनकी दुआओं की वजह से मैं जिंदा हूं। आपकी दुआ की वजह से मैं जिंदा हूं और आपके दुआओं का एहसान अदा करने के लिए दस्तक दे रहा हूं। बहरहाल 10 बजने अभी 1 मिनट बाकी है, 1 मिनट पहले तकरीर खत्म करता हूं। पतंग मजलिस का निशान है, जरा आसमान को साफ करना, बाकी तकरीर कल जंगमेट में होगी। खुदा हाफिज़।